ठीक है, तो पहले हम लोग जो पढ़े उसमें कुछ दिक्कत है? और हाँ, होमवर्क में Sir, 51. HCV। Yes, sir. एक मिनट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला ना? Yes, sir. इसमें क्या दिक्कत है? हम्म, बोलो। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 जो है, ऐसा दे रखा है कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड एक मास है m मास, एंड इस पे चार्ज जो है q है। ठीक है, ऐसा रखा हुआ है। ये k है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे ऑन कर दें हम, तो इसका एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। तो क्या होगा एम्पलीट्यूड, बता सकते हो? कोई भी? हेलो? Yes, sir. कोई भी बोलो कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, और कैसे पता करेंगे? जो किए हो। सर SHM से इसका पहले इक्विलिब्रियम स्टेट निकाल के उसको डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर ये इसका नेचुरल लेंथ है, तो इसका मीन पोजीशन अगर हम निकालना चाहें तो मीन पोजीशन कितना आएगा? मीन पोजीशन जहां पे जो नेट फोर्स है वो बराबर, यानी कि इधर की तरफ फोर्स QV लग रहा होगा और इधर की फोर्स KX लग रहा होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से जब भी इसको ओपन करे होंगे तो ये इसका मीन पोजीशन आया। और ठीक है, और अगर यहाँ पे इस नल पोजीशन यानी कि नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन गया होगा, उस समय तक इसका स्पीड क्या होगा? बढ़ता जाएगा, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम रहेगा, और इधर कहीं यहाँ तक आएगा, फिर वापस से चला जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि हम इस पोजीशन से चले, ये जो हमारा डिस्टेंस है, क्या यही एम्पलीट्यूड है? बोलो। तो एम्पलीट्यूड हमें यहाँ से डायरेक्टली एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है? QV बाई के। यही हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता है कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, तो इसका डबल टाइम्स लिखे होते। क्लियर है? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन? So question number 52. 52। 52 में ऐसा है। हाँ, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ये वाल है, यहाँ पे हमारे पास कोई एक ब्लॉक दे रखा है जिसपे चार्ज बोल रहा है Q चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर की तरफ है। इन दोनों के बीच का दूरी जो है D है, ऐसा है। नेट पर इसका मास M दे रखा है। ठीक है, ये रेस्ट से शुरू हो रहा है, और हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे तो इधर भागेगा, यहाँ से भागेगा, यहाँ टकराएगा, फिर वापस आएगा। जो बोल रहा है कि यहाँ जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, और सरफेस को हमने स्मूथ मान रखा है, ये सरफेस जो है स्मूथ है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या इफेक्ट होगा जब जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मोशन के अलोंग में है, यानी कि मोशन होगा, स्पीड बढ़ता 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 जाएगा और यहाँ पे टकराएगा, टकराएगा। टक्कर के जस्ट बाद अगर हम लोग बात करें तो जितना पहले स्पीड था, यानी जिस स्पीड से वो मान लेते हैं v0 स्पीड से टकराया है, तो v0 से ही इधर की तरफ आएगा। चार्ज इस पे क्यू ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो हमें दिख रहा है कि सेम फोर्स उसे रोकने का कोशिश करेगा, तो फिर से वो डी दूरी चल के रुक जाएगा। इतना बात क्लियर है? Yes, sir. तो बस अब हमें टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो हमें टाइम निकालना है। तो जाने में टाइम कितना लगा होगा, डी डिस्टेंस चल रहा है, फोर्स की बात करें तो फोर्स क्यू बाई एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखते हैं। एक्सेलरेशन जो लग रहा है क्यू बाई एम लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दे रखा है, तो हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है डी है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं, एस बराबर Yes, यू sir. टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2s बाई ए का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 2d बाई ए आ रहा है क्यू बाई एम, ठीक है। तो ये आया हमारा सिर्फ जाने का टाइम, तो टोटल टाइम पीरियड लिखेंगे तो आने में भी इतना ही टाइम लगेगा, 2t1 लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? किसी को और किसी में दिक्कत तो पूछ लो। Sir, 64. 64, 66, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है दो प्लेट्स के बीच में, पहला तो आ गया होगा पोटेंशियल, ईडी कर देंगे, Yes, sir. ठीक है। 64 फर्स्ट में अगर हमें भी निकालना है तो ईडी हो जाएगा, इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट के लिए ईडी हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंड वाला पार्ट हो गया है, No, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे रखा है, हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, लेट्स से ई नॉट है, ठीक है। ऊपर है नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट रहा होगा, इधर ऊपर निगेटिव प्लेट होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसे हम किसी स्पीड v नॉट से फेंकें ताकि ये यहाँ तक पहुंच सके, यानी कि यहाँ पे जस्ट गया होगा तो यहाँ इसका वेलोसिटी कितना हो गया हो, 0, Yes, sir. ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास हम बोल रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me है। ग्रेविटेशन को कंसिडर करा है क्या? नहीं किया होगा, इसका मास ही कम है, ठीक है। ग्रेविटेशन कंसिडर नहीं किया होगा इसमें, जहां तक हम, क्योंकि इसका मास बहुत कम है, जी कम बहुत कम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, इसका चार्ज ई है, तो इस पे फोर्स जो लग रहा होगा नीचे ई इंटू ई नॉट लग रहा होगा, यानी कि हम एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बोल सकते हैं ई नॉट बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा होगा, एक्सेलरेशन लग रहा होगा। हमें पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में कि कितना मिनिमम स्पीड दें कि ये लोअर प्लेट से अपर प्लेट तक पहुंच जाए, तो मिनिमम के लिए वी नॉट हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, v इजकल टू यू प्लस ए टी होता है, जो v है फाइनल ये 0 हमें दिख रहा है, u जो है v नॉट है, तो 0 इजकल टू v नॉट, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है तो e बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम के टर्म में लिखते हैं, डिस्टेंस के टर्म में दे रखा है, सॉरी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज कर लो। v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है,
तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू अंडर रूट 2AD, माइनस में है तो क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, भी तो हमारा 0 हो गया, यू हमें पूछ रहा है, एक्सेलरेशन हमने यहाँ निकाल लिया है, दोनों प्लेट्स का दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड हमें पता चल जाएगा कि अगर मिनिमम इतना स्पीड से देंगे तो इतना हाइट तक जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि हम किसी भी सरफेस से या किसी बॉल को फेंकते थे किसी स्पीड यू से, तो ये जाता था किसी मैक्सिमम हाइट h तक, तो हम उसमें बोलते थे नीचे g लग रहा है, तो स्पीड आता था अंडर रूट 2gh। वही चीज हो गया यहाँ भी। थर्ड पार्ट बोल रहा है, suppose the electron is projected from the lower plate with a speed calculated in part b। ठीक है, इस स्पीड से फेंक रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है 60 डिग्री विद द फील्ड है, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। सी वाला पार्ट समझ आ रहा है। Sir, बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री बोल रहा है, यानी कि ये वाला एंगल 60 दे रहा है, इसका ध्यान रखना है। प्रोजेक्टाइल हुआ, ये एच मैक्स हमसे पूछ रहा है। और कोई दिक्कत। बोलो, किसी को किसी क्वेश्चन में और दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखा था, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यूनिफॉर्म फील्ड में कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन था, वो सब चीजें हम लोग चर्चा किए थे। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ये एक सिस्टम है जिसे केमिस्ट्री में भी बहुत बार यूज हुआ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, डिफिनेशन कोई बता सकता है। बोलो। Sir, arrangement of two equal and opposite charges. ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, साइन में अपोजिट होने चाहिए, सेपरेटेड At small distance. बाय अ स्मॉल फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम एक चार्ज बहुत स्मॉल डिस्टेंस, लेट से कि कुछ डिस्टेंस है, इस दूरी पे हम इसे फिक्स कर दें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन साइन अलग अलग हो, यानी कि नेचर दोनों का अपोजिट होने चाहिए, अनलाइक चार्जेस होने चाहिए, और मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। अगर हम इसे किसी फिक्स दूरी पे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फिक्स दूरी यानी कि बहुत ही स्मॉल दूरी है, उस पे हमने इसे फिक्स्ड कर दिया, तो ये जो सिस्टम हमें बन रहा है इसे हम बोलते हैं डाइपोल। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो चार्जेस है अनलाइक है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट जरूर करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग फिक्स करते हैं, तो बीच में कुछ मीडियम लगाकर, डाइइलेक्ट्रिक या रॉड कुछ भी लगाकर, मतलब नॉन कंडक्टिंग रॉड ऐसा कुछ लगाकर हम लोग इसे फिक्स करते हैं बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे। तो कैसे फिक्स करे हैं उससे हमें यहाँ लेना देना नहीं है, सिंपली अगर हमें ऐसा सिस्टम दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये हमारा डाइपोल बन रहा है। अगर हम लोग कोई भी चीज मेजर करते हैं तो इसका ये सेंट्रल पॉइंट से मेजर करते हैं, यानी कि मिड पॉइंट, इसलिए डिस्टेंस जो लिया जाता है पूरा डी भी ले सकते हैं, या फिर हम बोल रहे हैं कि ये जो दोनों डिस्टेंस है ए है, यानी कि आधा आधा दूरी पे हम ये बोल रहे हैं कि फिक्स्ड दूरी है। ये लेने से सिर्फ इतना है कि हम जो फॉर्मूलाज कैलकुलेशंस करेंगे उसमें हमारा काम आसान होगा,
और कोई रीजन नहीं है। बुक्स में टोटल डिस्टेंस डी दे रखा हो सकता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस को बोल सकता है कि दोनों डिस्टेंस डी है, हम यहाँ पे ए मान रहे हैं बस। यहाँ पे ये वाला जो एक्सिस है, ठीक है, जो दोनों चार्ज को मिलाने वाला लाइन है, इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्सियल एक्सिस। ठीक है, एक्सियल एक्सिस या फिर एक्सियल पोजीशन है। ये जो है ये इक्वेटोरियल होता है। इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पोजीशन कुछ भी बोला जाता है। ठीक है, इस पोजीशन पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसे हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसे हम बोलेंगे एंड ऑन पोजीशन। पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो या नेगेटिव चार्ज की तरफ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो इक्वेटोरियल पे है इसे बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो ये नामकरण हो गया। ये जो सिस्टम हमें बन रहा है ये डाइपोल बन रहा है। डाइपोल का हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसका ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम जो दोनों चार्जेस के बीच का दूरी लिखे हैं वो हम आधा आधा मान के ए लिखे हैं। बुक्स में या क्वेश्चंस में कभी कभी दोनों चार्जेस के बीच का दूरी ही दिया रहेगा, यानी 2a का वैल्यू दिया रहेगा, तो फॉर्मूला में उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम फिलहाल यही कर। एक टर्म यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं इससे, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जिसे हम लोग स्मॉल पी से जनरली डिनोट करते हैं और डिफाइन करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is product of magnitude of charge with distance between them. And points in direction from. डायरेक्शन बोलो इसका क्या होता है, बोलो। नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। केमिस्ट्री में पढ़े होगे तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया जाता है, ये बात पता है? यस सर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इन केमिस्ट्री डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में डायरेक्शन अपने अनुसार जो कन्वेंशन चलते आ रहा है वही चीज यूज करना है। हम लोग तो पॉजिटिव आदमी हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो भी कन्वेंशन चलते आ रहा है वो हम लोग यूज करेंगे। फिजिक्स में हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव लेना है, केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं P से, तो P एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ से अगर हम बोले तो ऐसा लिख सकते हैं, P जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू हम जो डिस्टेंस लिए हैं उसके अनुसार 2a। किधर से किधर, तो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो डायरेक्शन हम यहाँ नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं कि P का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस होगा। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं कि हाँ दो चार्जेस यहाँ रखे हुए हैं, इस कोऑर्डिनेट पे है, डाइपोल मोमेंट निकालो, ऐसा है।
ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। यहाँ पे q चार्ज है, एक यहाँ से a दूरी पे q चार्ज है, और यहाँ पे -2q चार्ज है। ठीक है, ये भी a दूरी ही ले रहे हैं। तो फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। ऐसे क्वेश्चन एचसीबी में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, 73 सब ऐसा ही है। अच्छा, ये डाइपोल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये पहले बताओ। सर बन रहा। Yes, sir. बन रहा। ठीक है, वहां पे जो -2q चार्ज है उसका -q एक के साथ होगा, दूसरे के साथ होगा, दो दो होगा, दो वेक्टर बनेगा, फिर ऐड कर देना है। वेक्टर एडिशन दिख रहा है हमें। सर AQ into √3 plus √2। देख लेते हैं। यहाँ पे -2q है, तो -q और -q दोनों मिलके -2q, यानी कि एक -q मिलके यहाँ से एक डाइपोल मोमेंट बना रहा है, और एक जो है यहाँ से ऐसे बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे बोल रहे हैं कि P1 है, ये P2 है, तो P1 अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? q इंटू a माइनस j कैप लिखेंगे, और अगर हम P2 वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? q इंटू √2a, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमें कितना मिल जाएगा? √2a। ठीक है, उसका डायरेक्शन ये 45 डिग्री दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो तो, sin 45 डिग्री आई कैप माइनस cos 45 डिग्री जे कैप। ठीक है, तो हमें P निकालना है, तो P हम लिख सकते हैं P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर दोनों का सम। ठीक है, सम करेंगे तो आई वाला आ जाएगा, तो sin 45 √2 होता है, यानी कि Q इंटू ए आई कैप, और यहाँ पे आ जाएगा -2QA जे कैप। ठीक है, तो QA को हम कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं आई कैप -2 जे कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो भी निकाल सकते हैं, जो चीज पूछेगा हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? किसी को दिक्कत? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। No, नो sir. सर। इस पे एक क्वार्टर रिंग है, ठीक है, इस पे टोटल चार्ज जो है बोल रहा है Q है, और यहाँ जो सेंटर है यहाँ पे रखा है एक -Q चार्ज। तो क्या हमें ऐसा दिख रहा है कि एक डाइपोल मोमेंट बनता हुआ, डाइपोल मोमेंट का सिस्टम बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट।
आ गया। Sir, 2 cube by pi. 2q/पाई 2q/पाई होगा ना। 2 रेडियस रहेगा। देखो क्या करना है, यहाँ से थीटा पे जाके यहाँ से हम एंगल डी थीटा मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा डी क्यू चार्ज, वो हम लोग लिख सकते हैं कितना, क्यू बाई, इसका लेंथ कितना होगा बता सकते हो? और डी Pi r by 2. पाई आर बाई 2, तो 2 ऊपर चला गया, इनटू आर ऑफ इनटू डी थीटा, ये लिख सकते हैं। आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q/पाई इंटू डी थीटा। ठीक है, सिंपल सा किए हैं कि पाई आर बाई 2 लेंथ पे क्यू चार्ज है, तो आर डी थीटा पे कितना होगा, क्योंकि ये वाला जो लेंथ है, ये अगर जो लेंथ है ये हमारा लेंथ आर डी थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो वहीं पे हम यहाँ पे भी माइनस डी क्यू चार्ज मानेंगे। इसके लिए अगर हम डीपी लिखते हैं, छोटा सा डाइपोल मूवमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, तो आर इंटू डी क्यू, यानी कि 2q/पाई इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है इधर की तरफ आएगा हमारा, ये डीपी, ये डीपी है, तो इसके दो दो कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, वेक्टर सम है, जब भी ऐसा होगा तो हम लोग दो कंपोनेंट्स लेते हैं, ये x और ये y कंपोनेंट। तो अगर हम dp x लिखते हैं तो लिखेंगे क्या चीज, कि अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो dp cos ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि 2q/पाई cos थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से π/2। 0 से π/2 cos थीटा का इंटीग्रेशन बोलो। 1. 1 और साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ये भी 1। ठीक है, तो x और y में आ गया। अगर हमें टोटल पूछना हो तो हम आराम से लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अगर टोटल सर, पूछना है, अपोजिट नहीं हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हुआ ना। अच्छा सॉरी, डायरेक्शन उल्टा होगा। ठीक है, अब इतना लिख दिए हैं तो हम इसको माइनस कर दे रहे हैं, इसको प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो P टोटल जो आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2q/पाई आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, इसके अनुसार लिखिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, जो कुछ पूछेगा वो बता सकते हैं। ठीक है, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जेई मेंस हो या फिर नीट हो, उसमें डायरेक्टली रहता है। तो ये छोटे छोटे काम है करने हैं, सबका एक ही चीज होता है,
एक ही प्रोसेस है, वही चीज करते रहना है, जैसा भी सिस्टम दिया रहे उस हिसाब से हमें लेके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें दिख रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज किसी न किसी फिक्स दूरी पे रखे हुए हैं। चार्ज है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सराउंडिंग में। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हो सकता है कहीं जीरो भी हो, किसी पॉइंट पे कुछ वैल्यू आए, इन्फिनिटी पे फिर से जीरो हो जाए, जो जैसा भी वेरिएशन हो लेकिन होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसे फाइंड करेंगे। तो हम पहला फाइंड कर रहे हैं ऑन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल या फिर एंड ऑन पोजीशन कहा जाता है। एचसी वर्मा बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है उसमें एंड ऑन पोजीशन यूज कर रखा है। वो अंदर में बुकलेट मतलब कि थ्योरी पार्ट में जो दिया है एक्सियल पोजीशन ही रखा है, लेकिन क्वेश्चन में एंड ऑन पोजीशन दे रखा है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बस वो लोकेशन बता रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है। यानी कि हम इधर कहीं किसी पॉइंट P पे निकालना चाहते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है वो ये सेंट्रल पॉइंट से मेजर करना है। यानी कि यहाँ से डिस्टेंस r दूरी पे हमसे बोला जा रहा है। हम ये जानते हैं कि ये दोनों जो दूरी है हम a ले रहे हैं। तो इस पॉइंट P पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो हमें ध्यान से दिख रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, दोनों की वजह से होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों की वजह से ही हम लिखेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर की तरफ E पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। निगेटिव चार्ज है उसके कारण इधर की तरफ होगा E माइनस। डिस्टेंस की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस हमें r माइनस ए दिख रहा है, और इस निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस हमें r प्लस ए दिख रहा है। इसीलिए हमने आधा आधा लिया था, क्योंकि d रहता तो d/2 लिखना पड़ता, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लिखने में थोड़ा सा मेहनत पड़ता है, इसलिए हमने a यूज किया था और कोई रीजन नहीं। तो यहाँ पे बताओ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लिखेंगे तो ये वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के कारण लिखेंगे। अब चूंकि डायरेक्शन दे रखे हैं तो हम डायरेक्टली प्लस माइनस यूज करके लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव की तरफ प्लस लिख रहे हैं और निगेटिव की तरफ माइनस, एक ही डायरेक्शन में है, तो ई पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ई पॉजिटिव हमें कितना मिल जाएगा, बोलो? के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हमें दिख रहा है r माइनस ए का होल स्क्वायर है, और वही e माइनस का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हमें दिख रहा है के क्यू बाई r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो हम दोनों को साइन के साथ रख रहे हैं तो के क्यू हमारा कॉमन आ जाएगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा। दोनों को रख लिए, के क्यू को हम बाहर निकाल लिए। इतना में किसी को दिक्कत? नो सर। बोलो। यहाँ माइनस क्यों यूज किया है, इसमें किसी को कष्ट हो तो पूछ सकता है। ध्यान से देखो तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव चार्ज के कारण उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर है, इसलिए हमने माइनस यूज किया है। और ठीक है, तो यहाँ पे हम ठीक है मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, हटा देते हैं इसको। तो ईपी अगर लिख रहे हैं तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ के क्यू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, नीचे तो हमें दिख रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसी कोई कष्ट? नीचे जब मल्टीपल करेंगे तो a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, यानी कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये लिखे ऊपर हम तो ए आ रहा है, उधर ऊपर कितना आ जा रहा है, और ए आर। ठीक है, प्लस 2ar, और माइनस के साथ देखोगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar ये आ रहा है। तो ये कट जा रहा है, 4ar आ रहा है। तो के क्यू इंटू 2ar बाई ठीक है, ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो तो Q इंटू 2a हमें क्या दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट। तो हम EP लिख सकते हैं, ये 2k p r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला हमें मिला है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली हमें मान लेते 0.5% से लेके 1% तक के क्वेश्चन में ही यूज होना होगा तो होगा। ठीक है, नीट और जेईई मेंस में तो होता भी नहीं। क्या होगा हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिंस, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, इफ r इज मच मच ग्रेटर देन a। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम माइनस क्यू चार्ज रखें और प्लस क्यू चार्ज रखें, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया रहेगा 1 मिलीमीटर, और यहाँ से हमसे पूछेगा कि 1 मीटर पे बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो 1 मीटर के कंपैरिजन में 1 मिलीमीटर जो है बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। तो इस कंपैरिजन से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर ही होगा। तो अगर हम इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हैं तो हम जो डाइपोल मोमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे 2kp, नीचे r रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, यानी कि r3। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम डायरेक्टली 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाई r3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है डाइपोल मोमेंट के लिए। बोर्ड हो, नीट हो, जेईई मेंस हो, सब में ये फॉर्मूला से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर दो हमारे पास डाइपोल मोमेंट दे रखा है, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू किसी भी दूरी डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड हैं, तो उनसे अगर r दूरी पे एक्सियल पोजीशन पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो आएगा 2kp बाई r3। इतना में किसी कोई दिक्कत? नो सर। बी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अगर ध्यान से देख रहे होगे तो ये चीज लग रहा है कि हम लोग पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में, फोर्स कैलकुलेशन में ऐसे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, वहां वैल्यू दे रखे थे, ए पॉइंट दिए थे, कोऑर्डिनेट्स दिए थे, बी पॉइंट दिए थे, वहां कोऑर्डिनेट दिए थे और पूछे थे। वही काम यहाँ कर रहे हैं। अब हमें बोल रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि इस लाइन पे कहीं हो, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, पी यूज कर ही रहे हैं। ये दे रखा है ए है, ये भी ए है। हम जो डिस्टेंस लेंगे यहाँ से हम बोल रहे हैं कि आर दूरी पे ऐसा है। ठीक है, तो हम पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो पॉजिटिव वाले के कारण हमें इधर मिलेगा, और निगेटिव वाले के कारण देखोगे तो इधर मिलेगा। ई पॉजिटिव का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, के क्यू बाई ये डिस्टेंस यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा।
ठीक है। और इन माइनस अगर लिखते हैं तो इसका भी मैग्नीट्यूड हमें सेम ही मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखे हैं तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड हमें सेम मिलता है। अब यहाँ देखते हैं इसका कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे क्या y कंपोनेंट दोनों कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है? ऐसे दो वेक्टर्स हमें दिख रहे हैं ई ई। अगर ध्यान से देखें तो ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो हम इसे भी एंगल थीटा बोल सकते हैं। यानी कि दो वेक्टर्स हमें ऐसे इक्वल दिख रहे हैं जो दोनों एंगल थीटा बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इधर की तरफ ले तो ई साइन थीटा, इधर की तरफ ले तो ई साइन थीटा, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आपस में कैंसल आउट कर जाएंगे, यानी कि y डायरेक्शन में कुछ नहीं रहेगा। इधर की तरफ अगर हम देखें तो 2e cos ऑफ थीटा हमें दिख रहा है। तो ई नेट अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमें मिलेगा 2e cos ऑफ थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 2k q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। फिगर से अगर हम कॉस ऑफ थीटा लिखना चाहें तो ध्यान से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगर लिखते हैं तो हमें ये मिलता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कितना होगा, 2k/a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यानी कि kp बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। किसी को इतना में कष्ट? बोलो। नो सर। ठीक है, हमें मोस्टली ये मिलेगा 98-99% क्वेश्चंस में कि जो डिस्टेंस दे रखा होगा वो a से बहुत ज्यादा होगा। तो इस केस में हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ले सकते हैं। तो आर स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ई नेट मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा के पी बाई आर क्यूब। ठीक है। और अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो के पी बाई आर क्यूब। पी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, अगर हम इस पे ऐसा वेक्टर साइन लगाते हैं तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो डायरेक्शन आ रहा है क्या हमारा इधर की तरफ ई नेट आ रहा है, और पी वेक्टर जो है हमारा इधर की तरफ है। पी वेक्टर जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, माइनस। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब हम फाइंड करेंगे तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने इस पे माइनस साइन लगा लिया। ठीक है। इतना बात में किसी कोई दिक्कत? नो सर। थर्ड देख रहे हैं, एट एनी पोजीशन। इसके अलावा एट किसी भी पोजीशन पे अगर हमें दे दे तो कैसे फाइंड करें? ये दोनों फॉर्मूले हमारे सिंपल है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर ये दोनों याद है तो हम लोग किसी भी पोजीशन पे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। लेट से हमें यहाँ पे कोई पॉइंट पी दे रखा है। ऑफ कोर्स उस पॉइंट का कुछ ना कुछ डिस्टेंस या कोऑर्डिनेट एक्सिस या कुछ भी दिया होगा। हम मान लेते हैं कि दूरी जो है आर है और यहाँ से एंगल ये थीटा है, यानी कि आर थीटा पे दे रखा है।
ऐसे में हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमें दिख रहा है कि डाइपोल मोमेंट P जो है इस डायरेक्शन में है, तो इस P के दो कंपोनेंट्स हम लोग ले लेंगे। एक हमें कंपोनेंट इधर दिखेगा जिसे हम बोल सकते हैं P cos थीटा, और एक कंपोनेंट हमें इधर दिखेगा जिसे हम बोल सकते हैं P sin थीटा। ठीक है, यानी कि इस जो डाइपोल मोमेंट है हमारा, उसके हमने कंपोनेंट्स ले लिए, एक उस पॉइंट P की तरफ और एक उससे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, हियर फॉर P cos थीटा, ठीक है, P cos थीटा जो डाइपोल मोमेंट है, इसके लिए जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट इज एक्सियल दिख रहा है, दिख रहा है। इस P cos थीटा के लिए हमें पॉइंट अब एक्सियल पोजीशन दिख रहा है, तो इसके लिए अगर हम P1 लिखते हैं, E1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या था फॉर्मूला, 2kP था, तो P की जगह P cos थीटा आ जाएगा बाई R3। एंड फॉर P sin थीटा जो हमारा डाइपोल मोमेंट है, इसके लिए जो पॉइंट है हमारा इज इक्वेटोरियल दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम E2 लिख लेंगे, E2 इक्वल टू लिख लेंगे, क्या था, KP यानी KP sin थीटा बाई R3। क्लियर है? यहाँ पे यानी कि हम डायरेक्शन के साथ दिखाएं तो E1 हमें इधर मिलेगा, E2 इससे परपेंडिकुलर यानी P sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, ऐसा ये E2। यानी कि अगर हम यहाँ पे नेट वेक्टर की बात करेंगे तो नेट वेक्टर हमें इधर मिलेगा E नेट, और इस एंगल को अगर हम फाई बोलते हैं, तो बाकी तुम वेक्टर से कर सकते हो, फिर से एक बार बना देते हैं। इधर E1 इससे परपेंडिकुलर E2 हमें मिल रहा है, ऐसे दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो इधर हमें E नेट मिलेगा। इस एंगल को अगर हम फाई बोल रहे हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि E नेट जो होगा वो अंडर रूट E2 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। थीटा हमें पता है, यहाँ से अगर हम फाई निकाल लें तो एक्स एक्सिस से या फिर ओरिजेंटल एक्सिस से कितने एंगल पे है वो हमें पता चल जाएगा। तो tan ऑफ फाई क्या लिख सकते हैं, E2 बाई E1। ठीक है, E2 बाई E1 अगर हम करेंगे तो क्या दिख रहा है, ध्यान से करके देखो, KP बाई RQ तो कट जा रहा है, 2 बाई tan थीटा दिख रहा है, 42 tan थीटा बाई 2, 10 tan थीटा बाई 2 दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ थीटा कितना है उसके हिसाब से हम फाई फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, जो करना हो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो डाइपोल दे रखा हो तो उस डाइपोल के एक्सियल इक्वेटोरियल अगर याद है तो हम किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लेते हैं कि सिस्टम की वजह से इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब फाइंड करना हो तो कितना आएगा, कैसे आएगा। तो ये फिर से पहला ऑन एक्सियल पोजीशन, ठीक है, सब रिपीट टेलीकास्ट है, एक ही तरीके का, सब सिंपल सा है, थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट P पे हमें निकालना है। जल्दी से तुम लोग सॉल्व करके बताओ, हम लिखते चलते हैं।
डिस्टेंस यही हमें दिख रहा है। इस पॉइंट P पे अगर हमें पोटेंशियल लिखना होगा तो हम ये पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों की वजह से लिखेंगे। पॉजिटिव की वजह से क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो तो के क्यू बाई आर माइनस ए, एंड निगेटिव के कारण माइनस आ जाता तो माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए। किसी को दिक्कत? आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए यही बच रहा है, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बच रहा है। आर से आर गया तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी दिख रहा है हमें के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसे KP हम by बोल R सकते, हाँ, के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे हम लोग। मोस्टली केस में ही होगा 99% केसेस में। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम लोग आर स्क्वायर लिख लेंगे। तो वीपी जो हमें मिलेगा के पी बाई आर स्क्वायर मिलेगा। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर का जरूरत नहीं है, वेक्टर साइन यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होगा? बोलो। ये तो बिना पेन उठाए बता सकते हो। 0. 0 दिख रहा है सबको? अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये दूरी हम मान लेते हैं कि r है, तो ये भी दूरी होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी दूरी होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम पोटेंशियल एट पी लिखेंगे तो प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों का सम लिखेंगे। हमें दिख रहा है के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस के लिए के माइनस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों ऐड करके 0, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो है वो 0 मिल रहे हैं। ऐसे भी बोल सकते थे कि दोनों चार्जेज वहां से सेम दूरी पे हैं, सेम दूरी पे हैं, तो जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे वो 0 होगा, क्योंकि दोनों का साइन इक्वल एंड अपोजिट है। स्केलर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्टली हमें ऐड करना होता है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 0 होगा। यानी जो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमसे बोला जाएगा डाइपोल मोमेंट के लिए, तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल 0 है, सेम है। ऐसा भी क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछ के बोल सकता है कि यहाँ पे पॉइंट P से कोई चार्ज को Q पे ले आए, ठीक है, इस कैपिटल Q पे, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा बता सकते हो? किसी 0. चार्ज को P 0. से Q लेंगे तो 0, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर हमें मूव कराएगा कोई भी चार्ज तो 0 होगा। दूसरी बात कि यहाँ ध्यान देना है कि ये जो हमारा यहाँ पे एक्सिस पहले ही हम बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ एक प्लेन होगा जिस प्लेन पे ये सारा जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, क्योंकि उस प्लेन के हर पॉइंट से अगर देखेंगे तो दोनों चार्जेस हमें सेम मिलेंगे, जो कि प्लेन इस ये जो बोर्ड है उसके प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। दिख रहा है? ठीक है, तो उस प्लेन पे हर जगह पोटेंशियल 0 होगा, नहीं तो उस प्लेन में हम कहीं भी मूव करें चार्ज को तो हमें वर्क डन 0 करना पड़ेगा। सी एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी अन्य पॉइंट पे अगर हमें निकालना हो तो फिर से वही हमारे पास तरीका है। इस पॉइंट P पे हमें निकालना है, लेट्स सी ये डिस्टेंस हमें r दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, तो फिर से वही काम करेंगे। इधर की तरफ P है तो P के दो कंपोनेंट्स ले लेंगे, इधर आएगा P cos थीटा और इससे परपेंडिकुलर जाएगा P sin थीटा।
ठीक है, पी cos थीटा के लिए पॉइंट जो है एक्सियल पॉइंट है, तो इसलिए अगर हम इसके लिए पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो? आर क्यूब स्क्वायर आएगा। और वही अगर हम पी साइन थीटा के लिए देख रहे हैं तो इक्वेटोरियल है, तो V2 जो होगा वो 0 होगा। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा सिर्फ इसकी वजह से, और यही जो होगा हमारा क्या होगा, बी टोटल भी होगा। इतना में कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हमें दे रखा है कहीं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे या किसी भी पोजीशन पे अगर हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो चीज हम लोगों ने देखा। अब है कि अगर हमारा डाइपोल है तो इस डाइपोल को कभी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो इस पे क्या इफेक्ट हो सकता है, तो उन सब चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखते हैं, यूनिफॉर्म बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यूनिफॉर्म है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो लेट से कि इधर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा डाइपोल रखा हुआ है लेट से, ठीक है, इधर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। इस पे नेट फोर्स बता सकते हो क्या होगा? अगर हम इसे रखे हैं तो एक एक चीज का मुआयना करते हैं, तो शुरू करते हैं कि मूव करेगा नहीं करेगा, रोटेट करेगा, क्या होगा, तो धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा, बताओ। 0। सबको दिख रहा है? यहाँ पे अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Q इंटू ई। निगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये भी F ही लगेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो F नेट की अगर हम बात करें तो ये हमें दिख रहा है कि 0 है, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल 0 है। तो ये जो डाइपोल है जिस पोजीशन पे हम छोड़ देंगे उसका सेंटर ऑफ मास मूव करके आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, जहां है वहीं जाएगा क्योंकि नेट फोर्स इस पे 0 है। नेट टॉर्क बता सकते हो 0 होगा या नहीं? तो 0 नहीं होगा। टॉर्च होगा, नॉन जीरो होगा, सबको दिख रहा है? ठीक है, एक चीज और है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर हम फ्रीली रोटेट करने के लिए छोड़ दें तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ये बात पता है? तुम पेन अगर चला के फेंकोगे अपने फ्रेंड के पास तो रोटेट होते हुए जाता है, तो जो रोटेशन होता है वो किस एक्सिस के अबाउट होता है? द सेंटर ऑफ मास। यानी कि बॉडी अगर फ्री टू रोटेट है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होगी, यानी कि टॉर्क यहाँ पे नॉन जीरो है
और फ्री टू रोटेट है, हमने उसे कहीं फिक्स नहीं कर रखा है, स्पेस में हमने फ्रीली छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये फ्री टू रोटेट है, यानी कि रोटेट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होगा। तो कभी टॉर्क के क्वेश्चंस भी आते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ दिख रहा है कि जो हमारा एक्सिस सेंटर ऑफ मास है तो उसके अबाउट हम टॉर्क निकाल सकते हैं। दोनों चार्जेस के मास दे रखे होंगे तो mr स्क्वायर होता है, दूरी एक्सिस से r दूरी पे है। तो रॉड कभी लगा देगा, रॉड जनरली जो है मासलेस बोला जाता है, लेकिन कभी मासलेस रॉड नहीं है तो हमें ऐसा सिस्टम देखने को मिल सकता है कि एक रॉड है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, इसका मास m है, इसका मास m है, ये एक्सिस हो गया। ये दूरी अगर a दिया है तो a है, नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आराम से लिख सकते हैं ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर प्लस सेंटर के अबाउट रॉड का कितना होता है, बोलो। सर ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, तो L की जगह 2a रख के हम लोग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे डिलीट कर रहे हैं, इसे सबको पता हो। ठीक है, तो ऐसा निकालने के लिए पूछा जा सकता है। फिलहाल अभी हमारा पर्पस है कि हमने एफ नेट देखा 0 है, टॉर्क देखा नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, हम वही फाइंड करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। वो जो है सेंटर ऑफ मास सेलेक्ट से इस पे फोर्स जो लग रहा है इधर की तरफ लग रहा है, एफ जो है क्यू इंटू ई लग रहा है। इस पे जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है क्यू इंटू ई लग रहा है। तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क लिख रहे हैं, टॉर्क, तो क्या लिखेंगे बोलो, 2QE। वेक्टर के फॉर्म में। ओ से लिखेंगे तो यहाँ पे हमें ओ बी वेक्टर के टर्म में, आर क्रॉस एफ होता है, सबको तो पता है, यही होता है, यही होता है ना, एफ क्रॉस आर होता है। R क्रॉस F। ठीक है, आर क्रॉस एफ होता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब हम प्लस वाले के लिए लिखेंगे तो यहाँ ध्यान से देखो, ओ बी क्रॉस एफ क्या है, क्यू इंटू ई, पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू लिख लिए, ई पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम ई लिख लिए। ठीक है, वैसे ही नीचे वाले के लिए तो ओ ए वेक्टर इंटू माइनस क्यू चार्ज है, ई वेक्टर, वेक्टर यूज कर रहे हैं तो ऐसा लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा अरेंज करना चाह रहे हैं। तो Q जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसे हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ से हम OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, क्रॉस E वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा और हम इसको अरेंज करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, OB वेक्टर, यहाँ माइनस साइन है तो हम उसे यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, लिख रहे हैं प्लस, और ओ ए को ए बी कर AO कर दे रहे हैं, किसी कोई दिक्कत। ठीक है, ओ ए वेक्टर नीचे की तरफ था, AO वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए हमने माइनस को प्लस कर दिया है। ठीक है, ऐसा करने से हमें क्या मिला, तो AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर जो है AB वेक्टर हमें दे देगा, यानी Q इंटू हम इसे लिख सकते हैं AB वेक्टर क्रॉस। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो तो Q इंटू ए बी जो है हमें P दे रहा है, तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर जो है हमें टॉर्क देगा।
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम किसी भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डाइपोल मोमेंट को पुट करते हैं तो नेट फोर्स 0 मिलेगा, टॉर्क जो है P क्रॉस E मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसलिए भी है क्योंकि हम आगे चल के मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी भी बार मैग्नेट, जिसे हम वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, उसे पुट करेंगे तो सारे फॉर्मूले फिर से डाइपोल मोमेंट वाले सेम चीज दिखेंगे। ठीक है, वहां भी हम बोलेंगे तो M क्रॉस B हो जाएगा। M यानी कि डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए सेम चीज मिलेगा। तो यहाँ भी समझ लेना है कि टॉर्क जो मिल रहा है T टॉ इंटू ई साइन थीटा। यहाँ से दिख रहा है कि टॉ जो है मैक्सिमम कब होगा, टॉ इंटू ई, यानी कि थीटा जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि डाइपोल जो होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस कंडीशन में टॉ जो है मैक्सिमम आएगा। मिनिमम हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, तो मिनिमम हम बोलेंगे कि 0 है। 0 जब साइन थीटा, यहाँ पे थीटा या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, क्योंकि साइन थीटा 0 तब भी होगा जब 0 डिग्री हो या फिर 1 डिग्री हो, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं डाइपोल इज पैरेलल, चलो लिख देते हैं, या फिर एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा हो तब भी जाके टॉर्क हमें दिख रहा है कि 0 मिल रहा है, वो मिनिमम होगा। यहाँ पे जो एंगल वेरिएशन है दिख रहा है हमें, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 180 ले रहे हैं, तो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो मैक्सिमम हमें मिल रहा है जब ये परपेंडिकुलर हो, और मिनिमम जब टॉर्क जो है पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। इतना बात में कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि हमने फोर्स और टॉर्क की बात कर ही लिया है, तो उसका इक्विलिब्रियम का बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कितने तरह के थे? 3। कौन कौन से, बोलो कोई। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है, इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या होना चाहिए कि F जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। सिर्फ इससे काम चल जाएगा। सिर्फ बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होता तो हम बोल सकते थे कि F अगर 0 हो तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन बॉडी अगर रोटेट भी कर रहा हो तो उसके लिए कंडीशन है कि F 0 हो एंड टॉर्क भी 0 हो, और नहीं। ठीक है, यानी कि अगर बॉडी रोटेट कर रहा होगा तो उसके लिए फोर्स 0 होना अनिवार्य है, और साथ में टॉर्क भी 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉर्क 0 हो तो काम चल जाएगा। क्लियर है? सिर्फ टॉर्क 0 हो तो फिर से फोर्स 0 ना हो तो मूव कर रहा हो, इस बात का ध्यान देना है। खैर, यहाँ पे हम दिख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम होने के लिए कंडीशन होना जरूरी है। तो फोर्स इस केस में हम देख रहे हैं कि फोर्स तो ऑलवेज 0 है। ठीक है, तो फोर्स के बारे में चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। टॉर्क कहाँ कहाँ 0 है? तो हमने देखा टॉर्क 0 तब है जब साइन थीटा जो है 0 है, यानी कि थीटा जो है या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री, इन दोनों केसेस में ही हमें इक्विलिब्रियम का केस देखने को मिलेगा। तो देखते हैं। ऐसा हो गया, ये हमारा डाइपोल हो गया, माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। यहाँ दिख रहा है कि डाइपोल मोमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में है,
तो यहाँ पे हमें एंगल दिख रहा है कि थीटा जो है 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री यानी कि टॉर्क जो है 0 है, फोर्स तो 0 है ही है, यानी कि ये पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम है, इसमें नो डाउट है। लेकिन किस टाइप का इक्विलिब्रियम है ये बताओ। बोलो। फर्स्ट केस जो है ये कैसा है इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल? कैसे चेक करते हैं? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर हम इससे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करें तो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, यहाँ निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगेगा, निगेटिव पे इधर फोर्स लगेगा, और ये फिर से जो दिख रहा है हमें ऐसा ही रोटेट करेगा, यानी कि फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहा है, यानी कि कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो इधर माइनस चार्ज है, इधर प्लस चार्ज है, प्लस पे फोर्स इधर लगेगा, माइनस पे फोर्स इधर लगेगा, तो ये जो है ऐसा रोटेट कर जाएगा, ऐसा रोटेट करेगा, नहीं कि फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन दो जगहों पे आ रही है, जब एंगल 0 डिग्री हो या फिर 180। 0 डिग्री यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 हो, दोनों आपस में पैरेलल हो, तब जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब दोनों आपस में एंटी पैरेलल हो, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में 180 डिग्री बना रहे हो, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों एंटी पैरेलल हो, तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत? हेलो? नो सर। ठीक है, ठीक है, फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग कि इसी को अगर हम लोग मूव करेंगे तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी कि डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएं तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, किसी एक एंगल से दूसरे एंगल, किसी पोजीशन पे हम ले जाके छोड़ते हैं तो उसमें कितना एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो सब चीजें। ठीक है, यहाँ पे सवाल ये भी आ सकता है कि अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, हम उसे थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो हमें दिख रहा है कि वो एसएसएम करता हुआ दिखेगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और एचसी वर्मा में फर्स्ट वाला पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाला पूरा कंप्लीट कर लेना है।